एसिड इन आवर स्टमक? तो भाई एसिड कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में रिलीज होता है। तो HCl एसिड दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो गलती से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर या खाने के साथ एंटर कर गए हैं उसको मारने का काम, और दूसरा काम करता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने का। पहला ब्रेकडाउन होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, और ये प्रोसेस यीस्ट में होता है जहां पे ये पायरुवेट आपका एथनॉल अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज द 2 ATP। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो जैसे कि हम ऑलरेडी आपका लाइफ प्रोसेस का 1 शॉट कर चुके हैं, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखना मत भूलना, क्योंकि उसी एक पूरे 1 शॉट से आपका पूरा ये चैप्टर एकदम स्मूथली रिवाइज हो जाएगा। तो बस उसी चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT सॉल्यूशंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट मी टेल यू, NCERT के ये क्वेश्चंस एज इट इज उठा करके कभी कभी बोर्ड्स में आ जाते हैं और इवन आए भी हैं। बताऊंगी कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो मेक श्योर जरूर करना कि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, बस इस एक सेशन को देख करके। चलो तो भाई, लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। Here we go with the very first question कि why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? तो देखो भाई, diffusion के लिए कुछ specificity होती है। That is, diffusion आपका उन्हीं cells में हो सकता है जो आपके एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते है। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल सेल्स हैं, हमारी बॉडी आउटसाइड से तो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, लेकिन हमारी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे, वो आपके एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए हमारी बॉडी डिफ्यूजन नहीं परफॉर्म कर सकती, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर के नहीं है। दूसरी चीज, डिफ्यूजन काफी स्लो प्रोसेस होता है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, और हमारी बॉडी जितनी कॉम्प्लेक्स है उसको तुरंत विद इन अ सेकेंड्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए, बहुत सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए। तो उस केस में अगर हम इतना स्लो प्रोसेस यूज करेंगे तो आपको पता है आपके दिमाग से या आपके नाक में से जो हवा अंदर जा रही है वो वहां से लेकर पैर तक पहुंचने में हवा को 3 साल लग जाएंगे अगर हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज किया तो अपनी बॉडी में। तो इसीलिए भाई ये डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्लो प्रोसेस है, और दूसरी चीज, डिफ्यूजन करवाने के लिए हमारे हर एक सेल का इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों, हमारा ये जो प्रोसेस है ये क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? अब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिफरेंसेस हम लोगों को हमेशा टैबुलेट फॉर्मेट में लिखने होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? डिफरेंट, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड्स, है ना। और उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स आते हैं, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं, कुत्ते आते हैं, बिल्लियां आती हैं, सब आते हैं आपके। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया। यहाँ पे फूड जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर के बना होता है, जबकि हमारा जो खाना होता है वो हम व्हीट, राइस खाते हैं, जो कि आपके प्लांट्स ने बनाया होता है। हमें क्लोरोफिल और सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया सब आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। सिंपल सी 3 डिफरेंस या 4 डिफरेंस हो गए आपके। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? तो भाई एसिड कौन सा होता है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में रिलीज होता है, ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने का काम करता है, तो जो गलती से खाने के साथ आपके पेट में एंटर हो गए हैं। और दूसरा इनका काम होता है एक्टिवेट करना, किसको एक्टिवेट करना, आपके पेप्सिन को, जो कि आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो HCl एसिड दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो गलती से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर या खाने के साथ एंटर कर गए हैं उसको मारने का काम, और दूसरा काम करता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने का। चलो भाई, here we go with the next question. What is the function of digestive enzymes? तो digestive enzymes जो होते हैं इनको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कैटलिस्ट जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं आपके डाइजेशन के प्रोसेस को फास्टर करते हैं, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस आपका बहुत जल्दी हो जाए। इसीलिए हम इन्हें बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेशन का जो ये रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, है ना, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं आपके, और इस प्रोसेस को आपको एनहांस करने का काम, जल्दी करवाने का काम आपके एंजाइम्स करते हैं, जिनको हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। बायो क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो। ठीक है, चलो भाई, How is the small intestine designed to absorb the digested food? देखो भाई, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। ये विलाई आपकी फोल्डेड फॉर्मेट में प्रेजेंट होती हैं, और फोल्डेड होने की वजह से दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ये जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं वैसे ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ खाना आपका एब्जॉर्ब हो जाता है इन्हीं विलाई के अंदर। और दूसरी चीज, इन्हीं विलाई के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज की भी प्रेजेंस होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। जो खाना आपका एब्जॉर्ब हुआ होता है वो डायरेक्टली विलाई से फिर ब्लड के अंदर एंटर होकर के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। तो ये आपके फीचर्स होते हैं विलाई के। एक तो वो फोल्डेड फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, और दूसरी उसके पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो आपके खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब होने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव? तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन बता देती हूँ। देखो, होता क्या है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जो कि क्या होता है? बहुत ही लेस होता है अमाउंट में, काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर। इसीलिए उनकी ब्रीदिंग रेट काफी ज्यादा तेज चलती है। क्यों? क्योंकि भाई इतनी कम ऑक्सीजन है ऑलरेडी। अगर वो जल्दी सांस नहीं लेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको चाहिए उतना अमाउंट उन्हें नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो वो ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही एडवांटेज आपका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ज्यादा रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और एटमॉस्फेयर में तो भर के ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो यही आपका एडवांटेज होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ओवर द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बस यही क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा था, जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने आपको डिफाइन कर दिया। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy? है ना, टू प्रोवाइड एनर्जी। तो भाई 3 तरीके से टू प्रोवाइड एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, लिख देती हूँ, टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहला तो ग्लूकोज क्या होता है आपका? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। यही पायरुवेट फिर 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। पहला ब्रेक डाउन होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, और ये प्रोसेस यीस्ट में होता है, जहां पे ये पायरुवेट आपका एथनॉल, अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दैट इज द 2 ATP, दैट इज द 2 ATP। उसके बाद अगर मैं पायरुवेट को लैक ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट करवाऊं, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, जहां पे क्या होता है भाई,
जब हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये कंडीशन तब बनती है। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में पर्टिकुलरली मसल सेल्स जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे वो हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे भी सिर्फ 2 ATP जनरेट होता है। और लास्ट में आते हैं हम आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाता है और एनर्जी यहाँ पे 38 ATP रिलीज होते हैं। कितने? 38 ATP रिलीज होते हैं। ठीक है, यही पूरा आपका क्वेश्चन में पूछा गया था और ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में भी आ चुका है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमंस टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये ह्यूमंस का जो लंग होता है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, इनके पास हर एक एल्वियोलाई के पास अपना सेपरेट ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, इतने सारे ब्लड कैपिलरीज आपकी सोच रहे हो, इतने मिलियंस में प्रेजेंट और हर मिलियन ऑफ एल्वियोलाई के अंदर अपने अपने ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी सारी ब्लड कैपिलरीज होंगी। और आपके यही एल्वियोलाई जो होते हैं आपके लंग्स के एरिया को मैक्सिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर भर सके और जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी उसको ऑक्सीजन मिल सके। इन 2 रीजंस की वजह से आपका एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है, जो आपके गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। एक तो मिलियंस ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, सॉरी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं और हर एक एल्वियोलाई के पास अपना नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? So let me tell you, ये क्वेश्चन as it is उठा करके आपके एग्जाम में आया है ना। तो देखो होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है ये किसके लिए ज़रूरी होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। और एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते टाइम हमारी बॉडी कितने ATP बनाती है? 38 ATP। जबकि लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारी बॉडी कितने ATP बना रही थी? 2 ATP। तो अगर हम लोगों ने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स कर दिया तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी को जरूरत है वो उसको नहीं मिल पाएगा। ना मिलने की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो हम भाई ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और बर्ड्स और मैमल्स को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। बर्ड्स इतनी ऊंची ऊंची उड़ानें भरती हैं तो कैसे, क्यों एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि उनके अंदर ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है ताकि जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए उतनी उनको ऑक्सीजन मिल सके। तो इसीलिए भाई नेसेसरी हो जाता है कि हमारे बॉडी में हम ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, सेपरेट रखें ताकि जितना अमाउंट हम लोगों को ऑक्सीजन ज़रूरत है उतना हमें प्रॉपर मिल पाए, ताकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर पाएँ और एनर्जी भी अच्छी खासी बना पाएँ। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? तो भाई इसका सिंपल आंसर है फ्लोएम। तो देखो होता क्या है, जैसे कि सपोज करो ये आपका जाइलम है, ये आपका क्या है? जाइलम है और इसी के बगल में प्रेजेंट होता है फ्लोएम। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम के अंदर तो फूड है ना, लेकिन जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट है? H2O बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और फ्लोएम के अंदर H2O क्या है? कम है। तो जितना भी पानी होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू आपका थोड़ा बहुत करके आपके फ्लोएम के अंदर एंटर करने लगता है जाइलम से, और इसी पानी के साथ आपका पूरा घुल मिल करके आपके प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम है वो खाना ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि भाई आपका जो फ्लोएम होता है वो एनर्जी का यूज करके, कौन सी एनर्जी? ATP का यूज करके आपके खाने को ट्रांसपोर्ट करवाता है। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब खाना नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से खाना नीचे भी आ सकता है। ठीक है, चलो भाई, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो भाई स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। ये रहा आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन भाई हर साल पूछा जाता है, तो भाई मेक श्योर जरूर करना कि आप इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हो। तो ये रहा आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर से बना लेती हूँ मैं आपकी कैपिलरीज जो कि ग्लोमेरुलस होती हैं आपकी।
ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, तो लेबलिंग करने के लिए हम बताते हैं। तो ये हो गया आपका बोमैन कैप्सूल। क्या होता है? ये होता है आपका बोमैन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद ये जो होती हैं, ये होती हैं ग्लोमेरुलस, जिसको हम कहते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये जो होती हैं आपकी यहाँ पे, इनको हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये होते हैं आपके हेनलेज लूप, और ये लास्ट वाली होती है आपकी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये होती हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, तो अब नेफ्रॉन की फंक्शन क्या होती है? नेफ्रॉन जो होता है आपका खाना बोल रही हूँ, यूरिन की फॉर्मेशन में मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपकी नेफ्रॉन करवाती है, यही इसका मेजर फंक्शन होता है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, और यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो नेफ्रॉन करवाता है। और ये रहा नेफ्रॉन का डायग्राम। चलो भाई, what are the methods used by the plants to get rid of excretory products? तो भाई लीफ में से वो क्या है, गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड आपके ऑक्सीजन को एक्सहेल करती हैं थ्रू द स्टोमेटा, है ना, थ्रू द स्टोमेटा। उसके बाद गम्स एंड रेजिन्स के फॉर्म में आपका ये एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होती हैं, लीफ भी क्या हो जाती है, लीव्स के अंदर भी वेस्ट बनता है आपका। रूट्स जो होती हैं आपकी सॉइल के अंदर एक्सक्रीट करती हैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपके प्लांट्स जो होते हैं अपने वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? तो ये क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बता देती हूँ। यूरिन के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH बोलते हैं उसको। तो जब भी हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो ये हार्मोन जो होता है नेफ्रॉन को बोल देता है कि अब क्या है कि पानी हमारी बॉडी में बहुत सारा है, तो जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको एक्सक्रीट करते जाओ, बाहर निकालते जाओ। जैसे कि विंटर्स में होता है, विंटर्स में क्या होता है हमारी बॉडी में कि जितना अमाउंट ऑफ पानी हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी रहती है, और उतना बाहर, बाकी सब बाहर निकल जाता है। जितना अमाउंट ऑफ पानी हमारी बॉडी को जरूरत होती है उतना रहता है, बाकी सब बाहर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? तो देखो विंटर्स में क्या होता है, हम लोगों को वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, हम स्वेट तो कर नहीं रहे होते हैं, है ना। तो पानी कहाँ से निकलेगा? टोटल यूरिन के थ्रू ही निकलेगा। जबकि अगर आप समर्स में देखोगे तो समर्स में आपकी यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में से इतनी स्वेटिंग हो रही है जिसमें से पानी भी निकल रहा है आपका वेस्ट के साथ साथ, तो बॉडी क्या करती है, उस यूरिन में से पानी को रिटेन कर लेती है, और उसी लिए हमारा जो यूरिन होता है समर्स के टाइम पे वो इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, पीला पीला दिखता है, उसमें पानी का प्रेजेंस ज्यादा नहीं होता। जबकि विंटर्स में पानी का प्रेजेंस आपके यूरिन में ज्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में जितना पानी हमको जरूरत है उतना पानी प्रेजेंट होता है। तो अमाउंट ऑफ यूरिन एक्चुअली में आपके प्रेजेंस ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है, जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, और उसको कंट्रोल करने का काम एक हार्मोन करता है, दैट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? भाई किडनी क्या कराती है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस करवाती है ना। The xylem in plants are responsible for transport of water. Water का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है xylem. The autotrophic mode of nutrition requires all of the above. भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल्स हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक टाइप का एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जो किसमें होता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलो, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस? तो भाई सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का, जहां पे आपका गॉल ब्लैडर जो होता है, जहां पे आपका गॉल ब्लैडर जो होता है वो सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और यही बाइल जूस जो होते हैं आपके बड़े बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, ठीक है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को आपके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। ये प्रोसेस एक तो हो गया आपका
पहला जिसमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। अब दूसरे में आपका होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम में से आपको मैंने बताया था एक लाइपेज होता है। क्या होता है? एक लाइपेज होता है जो फैट का डाइजेशन करता है। वो क्या करता है? इन्हीं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को फर्दर तोड़ करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में। सबसे पहले बाइल जूस, देखो भाई फैट जो होते हैं काफी ढीठ होते हैं, इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं आपके, तो उनको इजीली डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले बाइल जूस उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। फिर जब आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं वो फर्दर लाइपेज जो होता है इन फैट ग्लोब्यूल्स को और ज्यादा तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, फैट्स के डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? तो आप सब लोगों को पता है हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ में, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और इसी सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। यही सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है इनटू माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में। स्टार्च को आपके ब्रेक डाउन करता है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। तो इसीलिए आपका सलाइवा जो होता है डाइजेशन ऑफ फूड में जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट शुगर का डाइजेशन आपके माउथ से ही शुरू होता है, क्योंकि वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और उसी सलाइवा में आपका सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो आपके स्टार्च को डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that use the anaerobic respiration. anaerobic respiration को यूज करने वाला तो yeast है। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है आपका एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस पानी बनता है प्लस 38 ATP बनते हैं, जो कि क्या होता है? एनर्जी। ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमंस में, है ना, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड, और सिर्फ 2 ATP रिलीज होते हैं। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस केस, और ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है, जैसे कि कुछ बहुत बैक्टीरिया, यीस्ट और हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हमारे मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये हो गया आपका बेसिक सा डिफरेंस। चलो भाई, हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो भाई सेम वही आंसर है कि लंग्स कैसे डिजाइंड है, वैसे एल्वियोलाई की बात करूं तो देखो भाई सबसे पहले तो मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, नंबर बहुत सारे प्रेजेंट हैं, है ना। हर एक एल्वियोलाई के पास अपना खुद का ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। भाई इतनी सारी ब्लड कैपिलरीज हर एक एल्वियोलाई के पास प्रेजेंट है। और इसकी मेम्ब्रेन जो है काफी पतली होती है। थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से ये आराम से गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, नंबर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एल्वियोलाई के। हर एक एल्वियोलाई के पास, एक एक एल्वियोलाई के पास अपने खुद के ब्लड कैपिलरीज हैं और उनकी मेम्ब्रेन भी काफी पतली होती है, जिसकी वजह से वो एरिया भी मैक्सिमाइज करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए और आराम से उनसे गैसेस भी एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। What would be the consequences of deficiency of hemoglobin? देखो भाई हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, आपको एक कंडीशन हो जाएगी, दैट इज द अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। हीमोग्लोबिन कम प्रेजेंट होने की वजह से ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। हमको, है ना, हमेशा ऐसा लगेगा कि हम थके थके हैं, एनर्जी नहीं रहेगी हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? ये क्वेश्चन
एज इट इज उठा करके पूछा गया है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। तो भाई डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमारा ब्लड जो होता है अपने दिल से, हार्ट से 2 बार पास होता है टू कंप्लीट वन सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, टू कंप्लीट वन सिंगल सर्कुलेशन ब्लड पासिस थ्रू आवर हार्ट 2 टाइम्स, 2 बार पास होता है। कैसे पास होता है देख लो, सपोज करो ये हमारा हार्ट है, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे प्रेजेंट है आप लोगों के लंग्स, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी बॉडी। तो अब आपका जो ब्लड है दैट इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो आपका ट्रैवल करता है सबसे पहले, ट्रैवल करता है आपके सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम तक थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर। अब बॉडी में से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लेकर के आता है कौन, आपकी वेना कावा। ये वेना कावा आपके ब्लड को राइट एट्रियम में पोर करने के बाद राइट एट्रियम से आपका ये पूरा ब्लड जाता है आपके लंग्स के अंदर थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये होता है आपका पूरा सर्कुलेशन। ठीक है, क्या होता है आपका, ये होता है आपका पूरा सर्कुलेशन। एरोज बना देती हूं। भाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 सर्कुलेशन, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है आपके राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड गया आपके लंग्स के अंदर, लंग्स से ऑक्सीजनेशन होने के बाद, मतलब ऑक्सीजन की मिक्सिंग होने के बाद ब्लड के अंदर ये ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन के अंदर, और पल्मोनरी वेन के बाद ये ब्लड जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ पे एंड हो जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे हम पल्मोनरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट सिस्टम होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है आपके ये सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपका एओर्टा के अंदर, एओर्टा से ये ब्लड जाता है आपके बॉडी के अंदर, बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट करके कौन लेकर के आती है, वेना कावा, और वेना कावा इस पूरे ब्लड को पोर कर देती है राइट एट्रियम के अंदर, और यहाँ पे एंड हो जाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, और ये नेसेसरी इसीलिए होता है क्योंकि हमें अपने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना होता है ताकि जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो उसको मिल सके और हमारी बॉडी अच्छे खासे अमाउंट में एनर्जी बना सके जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनीज। भाई एल्वियोलाई को फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लंग्स बोला जाता है, जबकि नेफ्रॉन जो होती हैं वो फंक्शनल यूनिट होती हैं आपकी किडनीज की। एल्वियोलाई जो होती हैं टाइनी एयर स्पेसेस होती हैं जिनका काम क्या होता है, गैसेस की एक्सचेंज में मदद करना। सिमिलरली अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो नेफ्रॉन क्या करते हैं, आपके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से दोनों का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। एल्वियोलाई भी आपकी क्या होती है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज उसमें प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के पास भी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी हो जाती है, बाकी डिफरेंस उन दोनों के फंक्शन में रहता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो बस जाते जाते मेरे प्यारे सारे से बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगर ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आए जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ना या फिर देखना ना भूलें। और अगर आपको अपनी प्यारी गुनू मैम को रीच आउट करना है किसी भी डाउट के रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड बस जाते जाते मेरे प्यारे सारे से बच्चे फटाक से सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि बाकी सारे बच्चों का भी भला हो जाए। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।